500 साल पहले इटली के एक जीनियस लियोनार्डो दा विंची ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई थी जो कि आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है, मोनालिसा। आखिर ऐसे क्या राज छिपे हैं इस पेंटिंग में जो इसे दुनिया में सबसे रहस्यमयी, सबसे फेमस पेंटिंग बनाती है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आज मैं आपको मोनालिसा से जुड़े 33 फैक्ट्स बताने जा रहा हूं जो आपको हैरत में डाल देंगे। नंबर 33। 23 जून 1852 को ल्यूक मास्पेरो नाम के एक यंग फ्रेंच आर्टिस्ट ने पेरिस के एक होटल की चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वह मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान के लिए पागल था। वह उनकी सुंदरता पर मोहित था। उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था जिसमें उसने मोनालिसा के लिए प्यार और सालों के इंतजार की बात लिखी थी। नंबर 32। कुछ सालों पहले एक डॉक्टर ने यह कहकर सबको हैरानी में डाल दिया कि मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान का राज है उसके ऊपर के 2 दांतों का टूटा होना, और यही वजह है कि उसका ऊपरी होठ थोड़ा दबा हुआ है। सन 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरो साइंटिस्ट मार्गरेट ने बताया कि मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती, बल्कि इंसान का माइंडसेट बदलता है। मतलब यह सब दिमाग का खेल है। जैसा आप मोनालिसा के चेहरे को देखना चाहते हो वैसा ही वह दिखेगा। यह इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज पर फोकस करते हैं। नंबर 31। मोनालिसा के बारे में जो सबसे रहस्यमयी बात है और जो आर्टिस्टों और हिस्टोरियंस को सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है, वह है मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान, जो अलग अलग एंगल्स पर देखने पर अलग अलग दिखती है, मतलब बदलती रहती है। पहले यह तस्वीर मुस्कुराती हुई दिखाई देती है और फिर यह मुस्कान फीकी पड़ जाती है और फिर धीरे धीरे गायब हो जाती है। एक रिसर्च से यह बात पता चली है कि जिस औरत को दा विंची ने इस पेंटिंग में बनाया है वह अपने अंदर कुछ राज छुपाए हुए है। इसलिए मोनालिसा की मुस्कान इतनी रहस्यमयी है। नंबर 30। लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा को 1503 में बनाना शुरू किया था और वह 1517 तक इस पर काम करते रहे। उनको सबसे ज्यादा समय मोनालिसा के होठ बनाने में लगा था। मोनालिसा के होठ बनाने में दा विंची ने 12 साल लगा दिए थे। नंबर 29। यह बात सच है कि मोनालिसा एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग है और शुरू से ही यह काफी मशहूर है, लेकिन इतनी मशहूर यह कभी नहीं हुई जितनी तब जब इसे पेरिस के म्यूजियम से चुरा लिया गया। नंबर 28। दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग को दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम से चुरा लिए जाना एक बड़ी हैरान करने वाली घटना थी, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इसकी चोरी के इल्जाम में जिस आदमी को शक के घेरे में लिया गया वह थे एक और महान पेंटर, पाब्लो पिकासो। जी हां, शुरुआत में पाब्लो पिकासो पर यह चोरी करने का इल्जाम लगा, लेकिन बाद में काफी पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन के बाद उनके ऊपर से यह आरोप हटा लिया गया। नंबर 27। वह इंसान कौन था जिसने मोनालिसा को चुराया था? 1911 में 21 अगस्त के दिन इसे चुराया गया था, लेकिन उस दिन इस चोरी की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और इसे अगले दिन नोटिस किया गया। उस म्यूजियम को इन्वेस्टिगेशन के लिए 1 हफ्ते तक बंद कर दिया गया, इस कंफ्यूजन की वजह से कि शायद पेंटिंग को म्यूजियम में ही कहीं और रख दिया गया होगा। बाद में पता चला कि मोनालिसा को उस म्यूजियम के ही कर्मचारी विंसेंजो पेरुगिया ने ही चुराया था और वह म्यूजियम के एक छोटे से कमरे में छुप गया था। म्यूजियम बंद होने के बाद वह
पेंटिंग को अपनी कोट में छिपाकर फरार हो गया। नंबर 26, विंसेंजो पेरुगिया इटली का एक देशभक्त नागरिक था। उसका यह विश्वास था कि लियोनार्डो की यह पेंटिंग उनके देश में वापस जानी चाहिए और इसे इटली के म्यूजियम में दिखाया जाना चाहिए। 2 साल बाद विंसेंजो पेरुगिया को तब पकड़ लिया गया जब वह मोनालिसा को लेकर इटली के फ्लोरेंस शहर के आर्ट म्यूजियम डायरेक्टर को यह पेंटिंग बेच रहा था। 2 हफ्तों तक मोनालिसा को इटली के उसी म्यूजियम में रखने के बाद 4 जनवरी 1914 को वापस से पेरिस के म्यूजियम में लाया गया। विंसेंजो पेरुगिया को उसके अपराध के लिए 6 महीने की जेल हुई, लेकिन इटली ने उसकी देशभक्ति के लिए उसका स्वागत किया। नंबर 25, मोनालिसा की एक जुड़वां पेंटिंग भी उपलब्ध है जो बिल्कुल लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा जैसी ही दिखती है। कहा जाता है कि दा विंची के समय में ही उनके एक स्टूडेंट फ्रांसेस्को मेल्जी ने ही इसे बनाया था। यह दूसरी पेंटिंग स्पेन की राजधानी मैड्रिड के एक म्यूजियम में रखी है। नंबर 24, आज तक यह बात रहस्य है कि मोनालिसा कौन थी। मतलब दा विंची ने यह किसकी तस्वीर बनाई थी, यह कौन औरत थी। ज़्यादातर स्कॉलर्स का यह मानना है कि इस पेंटिंग में जो तस्वीर है वह लीजा घेरार्डिनी, जो कि फ्लोरेंस की एक इटालियन औरत थी, उसकी है। लेकिन एक थ्योरी यह भी कहती है कि मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची की खुद की तस्वीर है। मतलब इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। नंबर 23, इस खूबसूरत पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने की कई कोशिशें हो चुकी हैं। 1956 में एक बोलिवियन टूरिस्ट ने मोनालिसा पेंटिंग पर एक पत्थर फेंका था, जिसकी वजह से मोनालिसा की पेंटिंग में मोनालिसा के बाएं हाथ की कोहनी के पास एक छोटा सा निशान हो गया था। बाद में इसे रिस्टोर कर दिया गया, लेकिन निशान अब भी हल्का दिखता है। इससे पहले एक व्यक्ति ने इस पेंटिंग पर एसिड फेंका था। इसके बाद इस पेंटिंग की सिक्योरिटी को देखते हुए इसे बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर रखा गया, लेकिन बाद में भी एक लेडी ने इस पेंटिंग पर रेड पेन से स्प्रे करने की कोशिश की थी और 2009 में एक रशियन लेडी ने इसकी तरफ चीनी मिट्टी की छड़ी फेंकी थी। नंबर 22, लियोनार्डो दा विंची एक लेखक भी थे, लेकिन हैरानी होती है कि उन्होंने अपने सबसे फेमस पेंटिंग मोनालिसा के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मोनालिसा पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया ताकि यह बेशकीमती पेंटिंग जर्मन नाजियों के हाथ में न चली जाए। नंबर 21, लियोनार्डो के ही एक स्टूडेंट ने 1514 और 1516 के बीच मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसे मोना वन्ना कहा जाता है, जिसके हाथ और बॉडी की पोजीशन बिल्कुल लियोनार्डो की मोनालिसा जैसी ही है। कहा यह भी जाता है कि शायद इसे भी लियोनार्डो दा विंची ने ही बनाया हो। यह पेंटिंग पेरिस के एक म्यूजियम में रखी है। नंबर 20, लियोनार्डो ने मोनालिसा को पेंट करने में 30 से भी ज़्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया था और उनमें से कुछ लेयर्स तो इंसानी बाल से भी बारीक थे। नंबर 19, मोनालिसा दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल पेंटिंग है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार मोनालिसा हिस्ट्री की हाईएस्ट वैल्यूएशन वाली पेंटिंग है। 1962 में इसकी कीमत $100 मिलियन आंकी गई थी। 2019 में यह $700 मिलियन के आसपास है। लेकिन अगर 2020 की बात करें तो भारतीय रुपये में इसकी कीमत 64 अरब 45 करोड़ 63 लाख 50 हजार है। नंबर 18, 1519 में दा विंची की मृत्यु के बाद मोनालिसा फ्रांस के राजाओं की प्राइवेट कलेक्शन का हिस्सा बन गई। फ्रांस रिवॉल्यूशन के बाद पेरिस के एक म्यूजियम में इसे रख दिया गया।
यह पेंटिंग नेपोलियन को इतनी पसंद आई थी कि कुछ समय के लिए उन्होंने इस पेंटिंग को अपने बेडरूम में लगवा दिया था। नंबर 17, जितना आपको लगता है यह पेंटिंग उससे काफ़ी छोटे साइज की है। इसका साइज 30x21 इंचेस है और इसका वजन 8 किलोग्राम है। दा विंची ने इसे पेपर और कैनवास पर नहीं बनाया था, बल्कि चिनार की लकड़ी के पैनल पर ऑयल पेंट से बनाया था और इतनी खूबसूरती से बनाया था कि इस पर ब्रश के निशान देखना बहुत मुश्किल है। दा विंची के टाइम में पेपर और कैनवास मौजूद थे, लेकिन उस वक्त के पेंटर यह सोचते थे कि छोटे पेंटिंग के लिए लकड़ी का इस्तेमाल ही बेहतर होगा। नंबर 16, जब आप इस पेंटिंग को देखते हो तो आप पाओगे कि मोनालिसा की आईब्रोज और आई लेसेस नहीं दिखती। अब सवाल उठता है कि लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रोज और आई लेसेस क्यों नहीं बनाई। 2017 में एक फ्रेंच इन्वेंटर ने यह पता लगाया कि दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रो और आईलैशेस बनाई थी। उन्होंने बताया कि समय के साथ यह धीरे धीरे गायब हो गई, शायद ओवर क्लीनिंग की वजह से। नंबर 15, मोनालिसा के फैन दुनिया भर में हैं। पेंटिंग पर बहुत सी कविताएं लिखी जा चुकी हैं, गाने लिखे जा चुके हैं। जब से इसे पेरिस के म्यूजियम में रखा गया है, तब से इसे वहां लव लेटर्स मिलते हैं। चाहने वालों की तरफ से फ्लावर्स भी मिलते हैं। नंबर 14, मोनालिसा को इंग्लिश में मोनालिसा लिखा जाता है, लेकिन इसकी सही स्पेलिंग मोनालिसा है। नंबर 13, अगर आप पेरिस के लॉर्व म्यूजियम में जाने के बाद जहां मोनालिसा रखी है, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में आपको एक पेंटिंग मिलेगी जो कि मोनालिसा से कई गुना बड़ी है। इसका नाम है द वेडिंग फीस्ट एट काना। इसे इटली के ही एक पेंटर पाओलो वेरोनीज ने बनाया था। दोस्तों, यह पेंटिंग इतनी खूबसूरत है कि इसकी तारीफ के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन क्योंकि यह पेंटिंग इतनी फेमस नहीं है, इसलिए लोग इसे देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं। यही वजह है कि मोनालिसा के सामने तो आपको बहुत भीड़ नज़र आएगी, लेकिन इसे देखने के लिए बहुत कम लोग खड़े दिखेंगे। लोग मोनालिसा की पेंटिंग के साथ सेल्फी लेकर निकल जाते हैं। नंबर 12, सन 2003 में अमेरिकन लेखक डैन ब्राउन का एक नॉवेल आया था जिसका नाम था द डा विंसी कोड। इस पर एक फिल्म भी बनी है। उस फिल्म में दिखाया गया है कि लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग में सीक्रेट कोड छिपे हुए हैं। हालांकि लेखक यह मानते हैं कि यह फिल्म का फिक्सन है, लेकिन बुक में जो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन दी गई है वह बिल्कुल सच है और इसके लिए उन्होंने काफ़ी रिसर्च की है। नंबर 11, 2010 में एक इटालियन आर्ट हिस्टोरियन सिल्वानो विसेंटी ने यह दावा किया कि मोनालिसा की आंखों पर बहुत छोटे अक्षरों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, जिसे मैग्नीफाइंग ग्लास द्वारा ही पढ़ा जा सकता है। उन्होंने बताया कि मोनालिसा की दाहिनी आंख पर LV लिखा हुआ है, जिसका मतलब लियोनार्डो दा विंची हो सकता है, और बाईं आंख पर CE या फिर B लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो सकता है यह किसी को नहीं पता। नंबर 10, बहुत से लोग कहते हैं कि लियोनार्डो दा विंची के मरने के बाद उनकी पेंटिंग मोनालिसा को दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा काट दिया गया था, क्योंकि मोनालिसा की जो पहली पेंटिंग थी जो लियोनार्डो दा विंची के समय पर ही दूसरे पेंटर ने बनाई थी, उसमें दोनों तरफ पिलर दिखाई देते हैं, जबकि मोनालिसा पेंटिंग में पिलर का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देता है। तो हो सकता है कि किसी ने दोनों साइड से पेंटिंग को थोड़ा थोड़ा काट दिया हो, लेकिन कुछ आर्ट हिस्टोरियन यह कहते हैं कि मोनालिसा को किसी ने नहीं काटा है, बल्कि दूसरे पेंटर जिन्होंने मोनालिसा की तस्वीर बनाई थी, उन्होंने अपनी तरफ से यह पिलर जोड़ दिए हैं। नंबर 9, क्या आपने सोचा है कि दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा
इटली में क्यों नहीं है? यह पेंटिंग फ्रांस कैसे चली गई? 1516 ईस्वी में लियोनार्डो दा विंची फ्रांस के राजा फ्रांसिस के इनविटेशन पर फ्रांस चले गए और अपनी पेंटिंग मोनालिसा को भी अपने साथ ले गए और वहां भी पेंटिंग पर काम करते रहे। कुछ समय बाद उनकी वहीं फ्रांस में ही मृत्यु हो गई, जिसके बाद मोनालिसा पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंची के स्टूडेंट सलाई को सौंप दिया गया। यह कहा जाता है कि सलाई ने यह पेंटिंग किंग फ्रांसिस को बेच दी। इसके बदले उन्हें 4000 सोने के सिक्के मिले थे। इटली पूरी कोशिश कर रहा है कि उनकी पेंटिंग उनके देश वापस आ सके। इटली के बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि मोनालिसा को चुराया गया था, न कि फ्रांस के राजा ने इसे खरीदा था। फ्रांस की सरकार इसे वापस न लौटाने के 2 कारण बताती है। पहला तो यह कि यह पेंटिंग बहुत पुरानी हो चुकी है और बहुत नाजुक है, इसलिए इसे कहीं भी ले जाना संभव नहीं है। दूसरा यह कि फ्रांस की सरकार यह कहती है कि हमने इसे खरीदा था, तुम भी इसे खरीद लो। नंबर 8, फ्रांस कभी भी किसी भी कीमत पर इस पेंटिंग को बेचेगा ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हर साल लुव्र म्यूजियम में करीब 1 करोड़ लोग आते हैं और उसमें से 80% सिर्फ मोनालिसा पेंटिंग को देखना चाहते हैं। नंबर 7, 1530 में किंग फ्रांसिस ने यह डिसाइड किया था कि मोनालिसा उनके बाथरूम की दीवार पर सही लगेगी और किंग फ्रांसिस ने इस पेंटिंग को अपनी बाथरूम की दीवार पर लगवा दिया। मोनालिसा को कई साल राजा के बाथरूम में गुजारने पड़े। मोनालिसा कई साल बाथरूम में रही, इसलिए पेंटिंग को हिट की वजह से नुकसान पहुंचा था। नंबर 6, लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा पर 16 साल काम किया और इसके बावजूद भी वह पेंटिंग को पूरा नहीं कर पाए। जो बात लियोनार्डो दा विंची को दुनिया का सबसे बेहतरीन आर्टिस्ट बनाती है वह यह है कि उन्हें अपने काम को लेकर हद से ज़्यादा पागलपन था। उन्होंने अपने लिए काम वही किया जो उनका दिल चाहता था। नंबर 5, 1963 में फ्रांस की सरकार ने मोनालिसा को 2 महीने के लिए यूएस भेज दिया, वहां के म्यूजियम में प्रदर्शित करने के लिए। 3 महीने के लिए नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया और 3 हफ्तों के लिए न्यूयॉर्क के एक आर्ट म्यूजियम में इसे प्रदर्शित किया गया। एक व्यक्ति को सिर्फ 20 सेकंड का समय मिलता था मोनालिसा को देखने के लिए और इस पेंटिंग को देखने के लिए तब इतनी लंबी लाइन लगती थी कि एक एक व्यक्ति को 2 घंटे तक लाइन में खड़ा रहना होता था। नंबर 4, मोनालिसा पेंटिंग बनने से पहले जो भी पेंटिंग बनती थी वह काफ़ी सिंपल साधारण होती थी और काफ़ी अवास्तविक लगती थी। लेकिन आप सामने से मोनालिसा के पोज को देखोगे तब यह इतना सुंदर और वास्तविक चित्र लगता है। दा विंची के बाद बहुत सारे पेंटर्स ने उनके स्टाइल को कॉपी किया। इस पेंटिंग में कभी ध्यान से देखने पर यह औरत इस तरह जिंदा लग रही है मानो अभी बात करने लगेगी। यह काम दा विंची ने बहुत ही रेयर टेक्निक से पॉसिबल किया था, जिसको स्फूमाटो कहते हैं। इस टेक्निक में यह होता है कि कलर्स को एक दूसरे से इस तरह ब्लेंड कर दिया जाता है कि कलर के निशान और आउटलाइंस को देख पाना बहुत मुश्किल होता है। यही वजह है कि इस पेंटिंग में यह औरत इतनी जीवित और रहस्यमयी नजर आती है। नंबर 3, इस पेंटिंग के बारे में सबसे बड़ा रहस्य है कि यह मोनालिसा कौन थी। यह कौन औरत थी जिसकी तस्वीर दा विंची ने इस पेंटिंग में उतारी थी। कुछ लोग कहते हैं कि यह एक इटालियन महिला लीजा गिकोंडो थी। कुछ लोग यह मानते हैं कि यह दा विंची की खुद की तस्वीर है और दा विंची ने अपने आप को स्त्री के रूप में बनाया था। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इस पेंटिंग में दा विंची के स्टूडेंट सलाई की पेंटिंग है। यह भी कहा जाता है कि शायद दा विंची ने यह अपने सीक्रेट लवर की तस्वीर बनाई है। मोनालिसा की तस्वीर को लेकर कई अनुमान लगाए गए हैं, लेकिन सच क्या है
इसे जानने के लिए हम 500 साल पहले यानी द विंची के समय पर चलते हैं। मोनालिसा के बारे में सबसे पुरानी जानकारी द विंची के स्टूडेंट यानी सलाई के लिखे पत्रों से प्राप्त होती है। सलाई ने अपने पत्र में लिखा है कि 1524 में उनके पास ला गिकोंडो नाम की एक पेंटिंग थी जो द विंची ने मरते वक्त उनको सौंपी थी। सलाई के पत्रों में मोनालिसा नाम का कहीं जिक्र नहीं मिलता। अब सवाल यह उठता है कि द विंची अपने पत्रों में जिस पेंटिंग की बात कर रहे थे क्या वह मोनालिसा ही थी? नंबर 2, 1550 ईस्वी में एक इटालियन आर्ट हिस्टोरियन जियोर्जियो वसारी ने द विंची की बायोग्राफी लिखी थी। उसी बायोग्राफी में हमें सबसे पहली बार मोनालिसा का नाम सुनने को मिलता है। वसारी ने लिखा है कि द विंची ने फ्लोरेंस के एक व्यक्ति फ्रांसेस्को डेल गिकोंडो की पत्नी मोनालिसा का चित्र बनाया था। इटालियन में मोना का मतलब मैडम और माय लेडी होता है। तो यहाँ वसारी कह रहे हैं कि द विंची ने फ्रांसेस्को की वाइफ मैडम लीजा की पेंटिंग बनाई थी। अब बहुत से विद्वान यह कहते हैं कि वसारी की बातों पर आसानी से यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वसारी ने द विंची की बायोग्राफी द विंची के मरने के 31 साल बाद लिखी थी। तो हो सकता है कि वसारी के पास इस पेंटिंग के बारे में सही इंफॉर्मेशन ना हो। नंबर 1, सन 2005 में जर्मनी के हेडेलबर्ग यूनिवर्सिटी के एक विद्वान ने 500 साल पहले की एक किताब के अंदर एक छोटा सा हाथ से लिखा पत्र खोज लिया। यह पत्र 1503 के लियोनार्डो दा विंची के समय के ही एक व्यक्ति अगोस्टिनो वेस्पूसी ने लिखा था। इस किताब के जिस पेज की साइड में अगोस्टिनो वेस्पूसी ने जो पत्र लिखा था उसके पेज के साइड में एक बहुत पुरानी ग्रीक पेंटर एपिलिस का जिक्र आता है और एगोस्टिनो वेस्पूसी द विंची को एपिलिस से तुलना करते हैं। इस नोट में उन्होंने लिखा है कि 1503 में लियोनार्डो दा विंची लीजा डेल गिकोंडो नामक औरत की पेंटिंग बना रहे थे। तो यहाँ पर कंफर्म हो जाता है कि फ्रांस के एक व्यक्ति फ्रांसेस्को डेल गिकोंडो की पत्नी लीजा डेल गिकोंडो ही मोनालिसा थी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिल सकें।